Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of TYBCom Economics, Module 1, Chapter 1. Friends, this is the last topic of Chapter 1, that is New Economic Policy 1991. Till now, we have discussed basically there were three main reasons where inflation rate was more than 10%, our internal debt was more than 48% of our GDP, there were great fiscal deficit, and our foreign exchange reserve declined up to 896 million. To sort out this problem, we have introduced New Economic Policy 1991. To resolve the problem of this economic crisis during that period, we have introduced some of the reforms. Friends, the topic was divided into two parts. Capital A was demand side management, that is macroeconomic overviews, and capital B was supply side management, that is structural reforms. Structural reforms, it means from the base till the height we have to introduce some of the reforms. कुछ सुधार लाने की बात हुई थी. Dear friends, that topic, that is structural reforms, was again divided into four basic classes, into four categories. First one was industrial sector reforms, जहां पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबोलिश किया गया, MRTP एक्ट को एबोलिश किया गया. सेकंड वन वॉज पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, जहां पर डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई गई. थर्ड वन वॉज ट्रेड ऑफ एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म्स, जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई, एक्सपोर्टर्स को एनकरेज किया गया, इंपोर्ट के सब्सिड्यूज को बढ़ावा दिया गया. आफ्टर दैट वी हैड फोर्थ कैटेगरी, दैट वाज फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जहां पे पैसों की लेन देन से सुधार लाने की बात हुई थी फिनेंशियली. फ्रेंड्स, financial sector reform was again divided into three parts. Our capital A was banking sector reforms, जहां पे RBI के पावर बढ़ाए गए, CRR SLR कम कर दिया गया, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट को लाया गया, सीलिंग इंटरेस्ट रेट नक्की किया गया कि कोई भी इंस्टीट्यूट मिनिमम फ्लोरिंग रेट, मैक्सिमम सीलिंग रेट इसके ऊपर या नीचे अलाउ नहीं कर सकती. तो ये सब चीजें लाई गई थी. दैट वाज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स. टुडे वी आर ऑन द टॉपिक कैपिटल बी अंडर फोर्थ कैटेगरी ऑफ फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एंड दैट इज कैपिटल सेक्टर रिफॉर्म्स. फर्स्ट वन वाज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स. फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, इट मीन्स बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी up to 1 year. When we are using the word capital sector reforms, तो capital market is the market where long term funds can be raised through debt and equity. स्टॉक मार्केट जिसे हम बोलते हैं शेयर बाजार, दैट इज कैपिटल मार्केट, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज, private joint stock companies can raise the funds in a huge amount for long term period by issuing shares, debentures, government bonds, that is securities, all that things. Sorry. So that is capital market. To bring up some reforms in capital sector, we have introduced some different steps. Like
our first step is SEBI as statutory body. Introduction of SEBI, Security Exchange Board of India. That is SEBI. अगर किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लाना हो टू रेज कैपिटल फ्रॉम मार्केट, तो दे हैव टू फॉलो सम ऑफ द नॉर्म्स. उनकी बैलेंस शीट प्रॉपर होनी चाहिए, उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, कितना कैपिटल कहां से उन्होंने रेज किया था इसके पहले, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन अ प्रॉपर मैनर, लॉफुली. तो सेबी को ये पावर दिया गया कि सेबी कैन डिसाइड कि ये कंपनी आईपीओ ला सकती है या ये कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है. तो दैट वाज द फर्स्ट रिफॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज अ स्टेट्यूटरी बॉडी. ये एक ऐसी बॉडी बनाई गई, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, दे हैव दैट मच ऑथोरिटी टू डिक्लेयर ऑल द नॉर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट अबाउट देयर रनिंग, उनका पीरियड, ड्यूरेशन, कैसे ट्रांजेक्शन कहां पे अलाउ किए जाएंगे, कौन से ट्रांजेक्शन को कैसे फुलफिल किया जाएगा फॉर आईपीओ पर्पज, रिडम्पशन पर्पज, डिबेंचर्स के लिए क्या, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या. तो ऑल दैट नॉर्म्स आर डिसाइडेड बाय सेबी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. सेकेंड वन वाज प्राइमरी सेक्टर रिफॉर्म्स. फ्रेंड्स, जब हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं तो वी हैव टू सेक्टर्स. एक होता है प्राइमरी मार्केट, जब पहली बार आपको आईपीओ लाना हो, शेयर्स इश्यू करने हो, डिबेंचर्स इश्यू करने हो, बॉन्ड्स इश्यू करने हो फर्स्ट टाइम, दैट इज प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म्स. एक बार वो शेयर्स इश्यू हो गए, अलॉटमेंट हो गया, पैसे आ गए, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और जब वो लिस्टेड हो गए स्टॉक मार्केट में, आफ्टर दैट उसमें जो बाइंग सेलिंग होता है, ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, शेयर्स को लेकर, डिबेंचर्स को लेकर, प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर, जो बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग ऑफ दैट स्टॉक्स शेयर्स, दैट इज सेकेंडरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म्स लाए गए कि कौन सी कंपनी किन परिस्थितियों में आईपीओ ला सकती है और कब वो आईपीओ नहीं ला सकती है. ऑल दैट थिंग्स वी विल स्टडी इन डिटेल इन आवर सिलेबस. ये सब सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है फ्रेंड्स. तो दैट वाज आवर सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म्स. नेक्स्ट थर्ड वन इज ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड डीमटेरियलाइज्ड ट्रेडिंग. फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले इफ यू वांट टू बाय शेयर्स और इफ यू वांट टू सेल द शेयर्स, आपको अपने स्टॉक ब्रोकर को अपॉइंट करके उसको ये बताना पड़ता था, और वो जो ब्रोकर होता है, स्टॉक ब्रोकर जो होता है, वो वहां पे जाएगा स्टॉक मार्केट के उस मकान में जिसका नाम है दलाल स्ट्रीट. फ्रेंड्स, उस बिल्डिंग में जाकर एक रिंग नाम की जगह होती थी जहां पे वो चिल्लम चाली करके शेयर्स का खरीद बेच होता था. बट नाउ वी हैव डीमेट अकाउंट, दैट इज डीमटेरियलाइज्ड ट्रेडिंग. मैं अपने सेलफोन से घर पे बैठे बैठे शेयर्स का बाइंग और सेलिंग कर सकता हूं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, जहां पे कोई शेयर सर्टिफिकेट लीगल फिजिकल ट्रांसफर नहीं होते हैं. फ्रेंड्स, आपके जो भी शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी के पास ही रहेंगे. सिर्फ आपका नाम, जैसे फेसबुक अकाउंट ओपन होता है, रियल में वो कोई अकाउंट नहीं है, पर डिजिटली यू कैन ऑपरेट दैट अकाउंट. आप उसमें पोस्ट कर सकते हो, डिलीट मार सकते हो. सिमिलरली डीमेट अकाउंट, दैट इज ऑनलाइन ट्रेडिंग, जहां पे मैं अपने स्मार्टफोन से अपने डीमेट अकाउंट पे शेयर्स का बाइंग सेलिंग करूं, उसमें वो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होगा. रियल में फिजिकली कोई भी शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो कंपनी की तिजोरी में ही रहेंगे. सिर्फ नाम में वो ट्रांसफर दिखाई देगा और अमाउंट ट्रांसफर होते जाएगा. तो दैट वाज थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड डीमटेरियलाइज्ड ट्रेडिंग, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड. फोर्थ पॉइंट वाज रोलिंग सेटलमेंट. फ्रेंड्स, अगर मैं मंडे को स्टॉक मार्केट में सपोज 10 करोड़ रुपीस के शेयर्स परचेस करता हूं, तो मुझे 7+2 मतलब पूरा एक हफ्ता प्लस 2 दिन और, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे ऑफ होता है,
उतना वक्त मिलता है अपना पेमेंट करने के लिए, क्योंकि 10 करोड़ इट्स ए ह्यूज अमाउंट। तो लीगली रोलिंग सेटलमेंट में शेयर्स की खरीद बेच करते वक्त उसका पेमेंट क्लियर करने के लिए कुछ टाइम ले सकता हूं, क्योंकि इट्स अ ह्यूज अमाउंट। एंड बिफोर दैट ड्यूरेशन इफ आई एम सेलिंग माई शेयर्स, तो उसका जो डिफरेंस होता है मार्जिन, सिर्फ उसी का सेटलमेंट होगा, दैट इज नोन एज रोलिंग सेटलमेंट। अगर मैंने 10 करोड़ रुपए के शेयर्स लिए थे और 9 दिन से पहले उसको 11 करोड़ में बेच दिए, तो मुझे 10 करोड़ पे करना, फिर 11 करोड़ रिसीव करना, इट इज नॉट लाइक दैट। वो जो डिफरेंस है 1 करोड़ का, दैट आई विल रिसीव इन माई अकाउंट, डीमेट अकाउंट। तो दैट इज रोलिंग सेटलमेंट। ये एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई ताकि लोग ट्रेडिंग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो पाए, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि फ्रेंड्स, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट इज द बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है इकोनॉमी को समझने के लिए, वो स्टॉक मार्केट से समझ में आएगा। तो दैट वाज फोर्थ पॉइंट, रोलिंग सेटलमेंट। फ्रेंड्स, आवर फिफ्थ पॉइंट इज investment by FIIs. Now what is FII? Foreign Investors Institutions. FII का फुल फॉर्म होता है Foreign Investors Institutions. अगर बाहर की, अमेरिका की कोई बड़ी फाइनेंशियल कंपनी इंडिया के स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हो, तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं दैट दे हैव टू फॉलो। तो उनको अलाउ किया गया। पहले हम ये बोलते थे कि बाहर की कंपनी इंडिया के स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी, बट नाउ इट इज अलाउड, क्योंकि उस बहाने भी फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी तो अपना रिसीप्ट साइड बढ़ेगा। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में होता था, जहां पे फॉरेन करेंसी क्राइसिस में दिखती थी, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो दैट इज वाई इन्वेस्टमेंट बाय FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स institutions, are allowed to invest their money in bulk in our stock market, in our capital market, in our government bonds also, in our debentures also, in our preference shares also. इन सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, स्टॉक्स में now they can invest. So that was our fifth reform, investment by FIIs. Friends, our sixth point is investors protection. If I am an investor, if I am investing my full savings in one joint stock company, अगर मैं किसी कोई एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स में अपनी पूरी लाइफ का सेविंग्स अगर इन्वेस्टमेंट कर दूं और उस कंपनी का CEO अगर कोई मैनिपुलेशन का खेल खेले, कोई फ्रॉड करे, तो व्हाट अबाउट माय सेविंग्स, व्हाट अबाउट माय इन्वेस्टमेंट? फॉर दैट पर्पस ऑल्सो सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड सम ऑफ द नॉर्म्स, ताकि वो इन्वेस्टर को गाइडलाइन दे पाए कि इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेफ है, ये कंपनी भरोसे लायक नहीं है। दैट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले स्पीक एशिया नाम की सिंगापुर की एक कंपनी थी, स्पीक एशिया, और मुंबई के बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, जबकि सेबी ने कहा था कि इट्स नॉट अ लीगल जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसका कोई बिजनेस ट्रेडिंग कुछ है ही नहीं, ये प्योरली फ्रॉड कंपनी थी। तो इन्वेस्टर का पैसा डूब ना जाए, इसलिए वी हैव सम नॉर्म्स, दैट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। दैट वाज आवर सिक्स्थ पॉइंट। आवर सेवेंथ पॉइंट इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को समझने के लिए स्लाइटली मैं आपको अलग लेवल पे लेकर जा रहा हूं। व्हाट इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग? ये कोई गुड्स नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी इसमें ट्रेडिंग अलाउड है। मुझे नहीं पता आपने कभी भी कोई बिजनेस चैनल अगर देखा हो, CNBC आवाज, जी बिजनेस, ऐसी कोई भी NDTV प्रॉफिट, अगर ऐसी कोई भी चैनल आपने कभी देखी हो, तो फ्रेंड्स वहां पे ना गोल्ड, सिल्वर, उसका प्राइस ऊपर नीचे ऐसा दिखाते रहते हैं। फ्रेंड्स, उसमें आप गोल्ड परचेस करते हैं। यहाँ पे गोल्ड परचेस करने का मतलब आप कोई गोल्ड कॉइन
या कोई गोल्ड ऑर्नामेंट परचेस नहीं कर रहे हैं, आप उस गोल्ड के डॉक्यूमेंट्स, शेयर्स परचेस कर रहे हैं। अगर एमसीएक्स मार्केट में, उसको कमोडिटी मार्केट का इंडेक्स बोलते हैं, अगर उसमें गोल्ड का प्राइस दिख रहा है 49,000, एक एग्जांपल, और आप ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो वहां पे आपको गोल्ड का प्राइस दिखेगा 50,000, तो वहां पे फर्क है फ्रेंड्स, क्योंकि वो कागज के पैसे है, मतलब अपने गोल्ड के नाम के कागज, जैसे शेयर्स होते हैं। कोई, अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे फ्रेंड्स, तो मैंने रिलायंस कंपनी नहीं खरीदी है, उसके शेयर्स खरीदे हैं। सिमिलरली जब मैं गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहा हूं एमसीएक्स मार्केट के थ्रू, तो फ्रेंड्स मैं कोई गोल्ड परचेस नहीं कर रहा हूं, मैं गोल्ड के शेयर्स परचेस कर रहा हूं। तो इट इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग। कोई एक कमोडिटी के शेयर्स बना दिए जाते हैं और उसमें आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो। फ्रेंड्स इसमें हम हल्दी, गवार, इसमें भी बाइंग सेलिंग होता है। तो रियल में कोई, मैं लाखों टन हल्दी थोड़ी अपने घर पे लेकर आऊंगा, एक सिंगल डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे ट्रांसफर होगा कि मैंने इतने लाखों टन हल्दी परचेस की, एंड इट इज लीगल। तो इट इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जहां पे ट्रेडिंग के नए रास्ते खुल जाए, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, अगर आपने कभी सुना हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्रेंड्स ये सब इंडेक्स के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो। अब ये कोई शेयर्स भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इंडेक्स है निफ्टी। मतलब मैंने निफ्टी के इतने शेयर्स खरीदे, इतने शेयर्स बेचे, उसमें भी ट्रेडिंग होता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर डेरिवेटिव ट्रेडिंग। दैट वाज आवर 7th पॉइंट, डेरिवेटिव ट्रेडिंग। Our 8th point is introduction of establishment of NSE, National Stock Exchange। फ्रेंड्स अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सालों तक इंडियन इकोनॉमी में वी हैड ओनली वन स्टॉक मार्केट, एंड दैट इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में जितने भी शेयर्स की खरीद बेच होती है, उसका जो इंडेक्स निकलता है दैट इज नोन एज सेंसेक्स। लेकिन ये सिर्फ बॉम्बे के लिए था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो पूरी कंट्री के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। फॉर दैट पर्पज, टू एक्सपांड द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट, और ज्यादा ब्रोकर्स इससे जुड़ते जाए, उसके लिए फ्रेंड्स इसके एक्सपांशन पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव इंट्रोड्यूस्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज NSE। और ये पूरी कंट्री के लिए है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ मुंबई में था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये पूरी कंट्री के लिए है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर्स की लेन देन होती है, उसका जो इंडेक्स निकलता है दैट इज निफ्टी। फ्रेंड्स उसमें 50 कंपनी ऐसी है, 50 कंपनीज ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होता है दिन भर में, करोड़ ऑफ रुपीज का ट्रेडिंग एक एक दिन में होता है। और ये 50 कंपनी ऐसी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। तो उसको नाम दिया गया है निफ्टी 50, दैट इज निफ्टी 50। तो टू इंक्रीज मोर नंबर ऑफ ट्रेडर्स, फॉर दैट पर्पज, टू एक्सटेंड द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट, वी हैव एस्टैब्लिश्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज आवर 8th पॉइंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश किया गया। आवर 9th पॉइंट इज फ्रेंड्स वी हैव एस्टैब्लिश्ड एंड कमेंट्स विथ नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। हमने एक नए कॉर्पोरेशन की शुरुआत की, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, NSCC। फ्रेंड्स ये एक संस्था बनाई गई, पूरे दिन में स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी शेयर्स, जितने भी इंडेक्स, जो भी कमोडिटी ट्रेडिंग होता है, उसका करोड़ ऑफ रुपीज का जो पेमेंट होना होता है, रिसिप्ट होना होता है, उसको क्लियरिंग सेटलमेंट करने के लिए वी हैव वन मोर ऑथोराइज्ड ऑफिस, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। एक बात समझिए फ्रेंड्स, एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट में कभी कभार 1,20,000 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन होता है पर डे, नॉर्मल डे में। तो इतने रुपए का लेन देन होना, और ये सब लीगल होता है, नो कैश, कंपल्सरी, ऑल दिस ट्रांजेक्शन शुड बी डन
by bank only in white money compulsorily, क्योंकि हमने आगे पढ़ा कि ये डीमेट अकाउंट है, इट इज डीमटेरियलाइज, तो इसमें कैश ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड। तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा अमाउंट कोई एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना, कोई एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर तक पहुंचना, तो उसको क्लियरिंग को टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम। तो ये सब के ऊपर देखरेख कौन रखे? तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड विथ नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इनका काम यही रहेगा कि जितने भी ट्रांजेक्शन एक दिन में हुए उसका क्लियरिंग सेटलमेंट देखते रहे। That was our 9th point. Our 10th point is strengthening the government security market. Now what is government security market? Friends, bonds, government bonds, जेम्स बॉन्ड नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके मार्केट को ताकत दी जाए। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो अनपढ़ लोग हैं ना, उनको तो गवर्नमेंट बॉन्ड समझता ही नहीं है, और जो पढ़े लिखे होते हैं उनको बॉन्ड्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें ब्याज बहुत कम मिलता है, बट इट इज वेरी सेफ। तो उस पूरे मार्केट को हाईलाइट करना और लोगों को ये समझाना कि इट इज वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हो और अगर वो बॉन्ड्स में बोल दिया गया है कि यू विल गेट 8% इंटरेस्ट पर एनम, अब फ्रेंड्स दुनिया भले डूब भी जाए, कितना बड़ा प्रलय आ जाए, कितना बड़ा साइक्लोन आ जाए, एक बार अगर बॉन्ड्स में कहा गया है कि यू विल गेट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो यू विल गेट इट। ऐसा कभी नहीं होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहीं कोई फेल हो जाए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हाथ ऊपर कर लेके पार्टी उठ गई, हम इंसॉल्वेंट हो गए, बेड डेट में चले जाओ। नो, तो लोगों तक ये बात पहुंचानी, फॉर दैट पर्पज वी हैव स्ट्रेंथन्ड द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस 10 डिफरेंट पॉइंट्स, we have introduced these 10 different reforms under capital sector reforms. That was capital B. Now, last topic is capital C. That is insurance sector reforms. Insurance sector reforms. Friends, आप बराबर समझ रहे हो। अब तक इंश्योरेंस के लिए हमने एक ही कंपनी सुनी थी, LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। Friends, in the year of 1999, one act was passed, and because of that act, there was reforms commenced in the sector of insurance company in India, and the act was IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. The short form is IRDA Act 1999. 1999 में हमने इंश्योरेंस कंपनी को तरक्की पे लाने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, एंड बिकॉज ऑफ दिस पासिंग ऑफ दिस एक्ट, द गवर्नमेंट हैज रेज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल in Indian insurance company from 26% to 49%. अब तक 91 के बाद ये रूल था कि बाहर की कोई भी कंपनी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 26% इन्वेस्टमेंट करके पार्टनरशिप में आ सकती है, बट नाउ वी हैव इंक्रीज्ड दिस लिमिट फ्रॉम 26% टू 49%. अगर आपने कभी नाम सुना हो बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, फ्रेंड्स बिरला इंडिया की कंपनी है, सन लाइफ बाहर की कंपनी है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, फ्रेंड्स ये अमेरिका की सबसे बड़ी इंश्योरेंस की कंपनी है। तो अगर हमने कभी सुना हो इफ्को टोक्यो, फ्रेंड्स जापान की इंश्योरेंस की कंपनी है जो इंडिया में पार्टनरशिप के थ्रू अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ावा दे। उस बहाने बाहर की बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगी, अपने लोगों का इंश्योरेंस निकलने लगा, अपनी कंपनी में कंपटीशन बढ़ने लगी और बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगा। तो दैट वाज आवर सी, दैट इज इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द फुल फर्स्ट चैप्टर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अंडर मॉड्यूल 1 of semester 5. Dear friends,
आई होप एंड आई विश कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा हो. When we will meet physically after lockdown, so we will discuss again all these things at a glance. Thank you so much. Please take care of yourself, and this is the end of our first chapter. Thank you so much.